गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 8, जिसका नाम है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों ने अपना बलिदान देते हुए भारत में अंग्रेजी प्रशासन पर प्रहार कर न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया, वरन अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी, है ना। ये किसके बारे में बताया गया हमको? स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के बारे में। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया, किंतु इस घटना ने इंग्लैंड की सरकार को झकझोर कर रख दिया। यहाँ से भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार भारत के बारे में नए सिरे से विचार करने के लिए विवश हुई। परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया। ये कब हुआ? 1858 ईस्वी के बाद, है ना। तो नवीन प्रशासनिक, अब देखिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों का नवीन प्रशासनिक रूप। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न असंतोष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप ही सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अतः ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी शासन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गई। फिर देखिए 1858 ईस्वी का क्या अधिनियम था? तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा निम्नांकित कार्य किए गए। पहला देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी को अधीन कर दिया गया। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। आगे देखिए, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। फिर देखिए इंग्लैंड की महारानी की घोषणा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाकर भेजा गया या बनाया गया। इसी समय इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा जारी की, जिसे भारत में कैनिंग के इलाहाबाद के एक दरबार में पढ़कर सुनाया गया। अपनी घोषणा में महारानी ने कहा था कि कैनिंग ने सुनाया था इस घोषणा को कहाँ? इलाहाबाद के दरबार में। अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। ये कब बोला गया? किसने बोला? इंग्लैंड की महारानी ने। ठीक है। दूसरा था, भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। आगे देखिए, इंग्लैंड की महारानी की इस घोषणा का भारत में स्वागत किया गया। शिक्षित वर्ग ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, किंतु इस घोषणा में किए गए वादे मात्र छलावा सिद्ध हुए। वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। ब्रिटिश सरकार के लिए इंग्लैंड के हित सर्वोपरि थे तथा भारत के हित महत्वहीन थे। अब देखिए, इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। तो इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार विश्व के अन्य देशों में होने लगा था। इंग्लैंड के आर्थिक हित के लिए भारत और भारतीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा था। भारतीय संसाधनों से इंग्लैंड दूसरे देशों में युद्धों का खर्च वहन करता था। इसलिए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण इंग्लैंड से किया जाने लगा। फिर आगे देखिए, भारत सचिव में एवं सचिवालय। तो 1858 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव के पद का निर्माण किया गया तथा उसे भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वह इंग्लैंड में रहकर भारतीय प्रशासन का पूर्ण ध्यान रखता था तथा इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इंग्लैंड में इस कार्यालय को भारत सचिवालय कहा गया। इसे इंडिया ऑफिस कहा जाता था। इसमें अनेक विभाग बनाए गए। भारत सचिवालय के सभी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सभी खर्चे की राशि भारत से वसूल की जाती थी। अब देखिए, भारत सरकार, वायसराय एवं उसकी परिषद।
1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में किए गए परिवर्तनों में अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ। भारत में वायसराय सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। इसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। फिर देखिए 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। बाद में पुनः सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। आगे देखिएगा, प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। बंगाल, बम्बई एवं मद्रास के बाद अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी था। फिर अगला पॉइंट था 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई। उसे विधान परिषदों तथा प्रांतों की सीमाएं निश्चित करने या परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। 1869 ईस्वी में गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? ये 1876 ईस्वी में। फिर आगे देखिए 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर परिषदों में अधिकतम अतिरिक्त 16 सदस्यों को नियुक्ति की व्यवस्था की गई। आगे चलकर 1909 ईस्वी से 1919 ईस्वी एवं 1935 ईस्वी में पारित भारत सरकार अधिनियम में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई, किंतु वास्तविक शक्ति वायसराय के पास रही। आगे देखिए सेना का पुनर्गठन। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी, जो अंग्रेजों की कल्पना के परे थी। भारत में पुनः सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सके, इसके लिए सेना के पुनर्गठन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से सेना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। तो देखिए कौन कौन से परिवर्तन किए गए। सबसे पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में मिला लिया गया। इंग्लैंड की सेना के पदाधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जहां बंगाल में 2:1, वहीं मुंबई एवं मद्रास में 3:1 का रखा गया। सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां आरंभ कर दी गईं। सैनिकों में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसी रेजिमेंटों का गठन किया गया ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत न हो सके। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की कुल आय का लगभग 30% भाग सेना पर व्यय किया जाने लगा। इस तरह सेना का पुनर्गठन करने के पीछे अंग्रेज का उद्देश्य फूट डालो और राज करो था, ताकि सेना की कोई एक कंपनी विद्रोह करे तो दूसरी कंपनी के द्वारा उसे कुचल दिया जाए। भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए विदेश भेजना आरंभ कर दिया गया। आगे देखिए प्रशासनिक विभाजन। तो 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नवीन प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रांतों में विधान परिषदें गठित हुई। 1862 ईस्वी में बंगाल और बम्बई में, 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, 1894 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में तथा 1905 में असम की विधान परिषदें गठित हुई। नवीन प्रांतों के गठन के साथ विधान परिषदें भी स्थापित होती गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय स्टाम्प विधि व न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। आगे चलकर इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। आगे देखिए स्थानीय प्रशासन। तो अंग्रेजी सरकार की प्रमुख नीतियों में स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था कुछ आंशिक परिवर्तनों के साथ आज भी भारत में विद्यमान है। 1861 ईस्वी के पश्चात जिला परिषद एवं नगर पालिका जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप 1865 ईस्वी से
मद्रास में 1867 ईस्वी से पंजाब में तथा 1868 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। आगे चलकर नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान किया गया। इससे एक ओर जहां नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। भारत में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ना। 1881-82 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि की गई। आगामी 2 वर्षों में नगर पालिकाओं के संविधान की अनुमति प्रदान की गई, किंतु निर्वाचन में केवल पूंजीपति या धनाढ्य व्यक्ति ही नगर पालिका प्रमुख चुना जाता था। 1882 ईस्वी के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड स्थापित किए और 1908 में पुनर्गठन आयोग के द्वारा पंचायतों एवं जिला बोर्ड के विकास पर बल दिया गया। 1935 के अधिनियम से इनके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका, जिला बोर्ड या ग्राम पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र में प्रकाश, जल आपूर्ति, सड़क परिवहन एवं सफाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, किंतु अंग्रेज अधिकारियों की तानाशाही के कारण भारतीयों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता था। आगे देखिए आर्थिक नीतियाँ। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया। भारतीय संसाधनों को पूर्ण दोहन एवं शोषण की नई प्रवृत्ति को अपनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने आयात पर कर समाप्त कर दिया। भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गईं तथा भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से प्रभावित होने वाले प्रमुख उद्योग पटसन, नील, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चाय, रबड़, काफी, कोयला, लोहा, भाप के जहाज इत्यादि थे। परिवर्तित आर्थिक नीतियों के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के मध्य आय का बंटवारा किया गया। भारतीय किसानों को भूमि कर तथा पट्टेदारी की नीति अपनाकर जमींदार और पट्टेदार जैसे 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। सरकार की इस नीति के दुष्परिणाम स्वरूप ही साहूकार को फलने फूलने का अवसर मिल गया तथा ग्रामीणों एवं मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। मजदूरों से अधिक काम लेकर कम वेतन दिया जाता था। इसी समय बाल मजदूरी को भी प्रोत्साहित किया गया, जो भारतीयों के हित में नहीं था। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में भारत का विकास अवरुद्ध हो गया था। आगे देखिए सिविल सेवा। प्रशासन में सिविल सेवा का महत्वपूर्ण स्थान था। सिविल सेवा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को उच्च सरकारी पद प्रदान किए जाते थे। यद्यपि 1853 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति भारतीयों को मिल गई थी, किंतु वास्तव में भारतीय इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि यह परीक्षा केवल इंग्लैंड में एवं अंग्रेजी भाषा में होती थी। 1853 ईस्वी में जहाँ परीक्षा में बैठने की उम्र 23 वर्ष थी, वही 1860 ईस्वी में 21 वर्ष एवं 1876 ईस्वी में 19 वर्ष कर दी गई। इससे भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने के सभी रास्ते लगभग बंद हो गए। केवल यूरोपीय ही सिविल सेवा के माध्यम से सरकारी विभागों में नियुक्त किए जाते थे। कालांतर में भारतीयों के आंदोलन एवं मांग से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 1906 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की आयु पुनः 24 वर्ष कर दी। इसके द्वारा जिन भारतीयों को सिविल सेवा का अवसर मिला, वे प्रायः उच्च वर्ग तथा ब्रिटिश शासन के हितैषी रहे। आगे देखिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अत्यधिक भेदभाव किया जाता था। 1883 ईस्वी का इलाहाबाद विधेयक 1883 ईस्वी का एल्बर्ट बिल विधेयक इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें भारतीय एवं अंग्रेज जजों के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया था। इस विधेयक के पारित हो जाने पर कोई भी भारतीय जज उसके क्षेत्र के यूरोपियों के मुकदमे की भी सुनवाई कर सकता था, किंतु यूरोपियनों के कड़े विरोध के कारण इस एल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। आगे देखिए ब्रिटिश शिक्षा नीति। तो आरंभ में भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजी शिक्षा की पहल की जा चुकी थी। 1820 ईस्वी तक
भारत में अनेक मिशनरियाँ स्थापित हो चुकी थीं जो अंग्रेजी शिक्षा देने का कार्य कर रही थी, किंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य भारतीयों का हित नहीं वरन अधिक से अधिक लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। 1854 ईस्वी में वुड प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन का भी सुझाव किया गया था। इसी प्रस्ताव में अध्यापकों को प्रशिक्षण का सुझाव भी था। पहली बार धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत पर शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देने एवं छात्रवृत्ति का प्रस्ताव रखा गया। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वुड प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया। इसमें प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था तथा विद्यार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालय की संबद्धता एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियों प्रांतीय विधानमंडलों को सौंप दी गई। शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना 1944 के अंतर्गत स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। आरंभ में ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रत्यक्ष लाभ भारतीयों को भले ही न मिला हो, किंतु इसने भारतीयों को राष्ट्र के प्रति संगठित एवं समर्पित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए भारतीय राजाओं से संबंध। 1858 ईस्वी में भारत में छोटे बड़े लगभग 562 राजा थे। इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा में कहा था कि भारतीय राजाओं के अधिकार एवं सम्मान का हनन नहीं किया जाएगा, उससे पूर्ववत सुरक्षित रखा जाएगा। यद्यपि महारानी द्वारा राजाओं के सम्मान व अधिकार का वादा किया गया था, किंतु उसका पालन नहीं किया गया। 1874 ईस्वी में बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को सिंहासन से हटाकर उसके वंशज को सिंहासन पर बैठाया गया। 1876 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अब संपूर्ण भारत की सर्वोच्च शासक इंग्लैंड की महारानी की हो गई थी। भारतीय राजा की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की हो गई थी। राजाओं के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राजाओं के लिए विदेश जाने से पूर्व उससे अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। यह भारतीय राजाओं की विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध था। भारतीय राजाओं की सेना को न केवल कम कर दिया गया था वरन उसे अंग्रेजी अधिकारी के नियंत्रण में रखा गया था। 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना में भारतीय राजाओं को उनकी स्वेच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में बने रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। वास्तव में 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज्य करो नीति का पालन किया, जिससे भारतीय समाज शोषक एवं शोषित दो वर्गों में बंट गया। देश में धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता एवं जातिवाद के समीकरण बन चुके थे। भारतीय संप्रदायों का पूर्ण दोहन किया जा चुका था। आवश्यकता थी नवीन एवं स्वतंत्र भारत के सुनियोजन एवं आर्थिक विकास हेतु संगठन की, जिसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के स्वतंत्र होने के साथ क्रियान्वित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार की क्या नीतियां थी और उन्होंने किस प्रकार हमारे भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो आप इसके फिर से पढ़िए और थोड़ा समझिए। धन्यवाद।